नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसएससी जीडी 2021 के लिए जीके और जीएस की एक सीरीज चला रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम लास्ट 5 ईयर में पूछे गए जीके और जीएस के सभी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में 20 वीडियोज़ होंगी जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम तक आपको लगभग सारे क्वेश्चंस कवर करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, मैं आपको अश्योर करना चाहता हूं, जितने भी एसएससी जीडी वाले कैंडिडेट हैं, कि आपके एग्ज़ाम में यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए और लाल वाले बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो इन ऑप्शंस में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि जिसकी स्थापना संविधान के तहत की जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फाइनेंस कमीशन। दोस्तों भारत में जो वित्त आयोग है उसकी स्थापना संविधान के आर्टिकल 280 के तहत की जाती है। और जो मैं एडिशनल चीज़ें आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 280 के तहत फाइनेंशियल कमीशन की स्थापना की जाती है और किसके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, और प्रत्येक 5 ईयर में या प्रत्येक 5 वर्ष में इसकी स्थापना की जाती है। प्रेजेंट में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है दोस्तों, 15वां वित्त आयोग चल रहा है, 15th फाइनेंस कमीशन, जिसके अध्यक्ष है एन.के. सिंह। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है, एन.के. सिंह। और रिसेंटली 2020-21 में एन.के. सिंह ने एक बुक लिखी है, उसका नाम है पावर ऑफ पोर्ट्रेट्स, पावर ऑफ पोर्ट्रेट्स। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय आर्टिकल 21A। तो काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत कौन सा अधिनियम अनुच्छेद 21 द्वारा वर्णित है, यानी कि जो आर्टिकल 21A है उसके अंदर क्या आता है दोस्तों। ठीक है, तो आर्टिकल 21 के अंदर आता है राइट टू एजुकेशन। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा का अधिकार। इसमें ऐसा बोला गया है कि भारत के अंदर जितने भी 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनको कंपलसरी और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन इसको प्रोवाइड की जाए और इसको फंडामेंटल राइट के अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट यानी कि जो हमारे मूलभूत अधिकार होते हैं उनके अंदर शिक्षा का अधिकार भी आता है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि शिक्षा का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो कौन सा अधिकार है, फंडामेंटल राइट या मूलभूत अधिकार है। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय। तो प्रेजेंट में इलेक्शन चल रहे हैं तो सीईसी की काफ़ी बात चल रही है। तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, ठीक है, संसद के जो दोनों सदन होते हैं उनके द्वारा 2/3 मेजोरिटी से, दो तिहाई बहुमत से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं अगर वो कुछ मिसकंडक्ट करते हैं, कुछ गलती करते हैं, तो उनको पद से हटाया जा सकता है। ठीक, तो बात करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। तो दोस्तों इनका कार्यकाल होता है 6 साल का। ठीक है, इनका कार्यकाल टेन्योर कितना होता है, 6 ईयर का होता है। और सबसे पहले कौन थे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो सबसे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुकुमार सेन। कौन थे दोस्तों, सुकुमार सेन। प्रेजेंट में कौन है, प्रेजेंट में 23rd नंबर के, ठीक है, 23rd नंबर के इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोरा। कौन है, सुनील अरोरा हैं। और इनके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इनके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर कौन है, एक है राजीव कुमार, दूसरे हैं सुशील चंद्रा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको एक कॉपी लीजिए, उसमें नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है नेक्स्ट, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र कालापानी के नाम से जाना जाता था। विच इंडियन रीजन वॉज नोन एज काला पानी बिफोर इंडिपेंडेंस। और दोस्तों काला पानी को सेलुलर जेल भी कहा जाता था। यहाँ पर छोटे छोटे सेल की तरह जेल होते थे जहाँ पर जो स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे उनको रखा जाता था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को प्री इंडिपेंडेंस काला पानी या फिर सेलुलर जेल के नाम से जाना जाता था। और जो इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स थे, जो बहुत एक्सट्रीमिस्ट फ्रीडम फाइटर थे, उनको यहाँ पर रखा जाता था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है,
भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? तो एसएससी जीडी के एग्जाम में काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, विच इज द ओनली कोल्ड डेजर्ट इन इंडिया। तो बताइए दोस्तों, इंडिया में कौन सा कोल्ड डेजर्ट है? देखिए, हॉट डेजर्ट होता है जहां पर सैंड होती है, रेत होती है, लेकिन कोल्ड डेजर्ट होता है जहां पर प्रत्येक पूरे साल भर, ठीक है, 12 मंथ में बर्फ जमी रहती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लद्दाख। ठीक है, अभी आपको पता है रिसेंटली लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग करके यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है। तो प्रेजेंट में जम्मू एंड कश्मीर यूटी के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं मनोज सिन्हा, और यहाँ लद्दाख के कौन है दोस्तों? राधा कृष्ण माथुर। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लद्दाख, जो कि दोस्तों 4,878 मीटर की ऊंचाई पर है और भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। अगला प्रश्न, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन डेल्टा वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में है, आपको पता है, एक्सटेंड करता है। तो एक कौन सी रिवर बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है, और सुंदरवन डेल्टा को गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गंगा ब्रह्मपुत्र जो रिवर सिस्टम है वो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? वट इज दैट द इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 पार्ट्स। तो ये अर्थ है, इस अर्थ को बीचों बीच 2 भागों में जो रेखा, जो काल्पनिक रेखा डिवाइड करती है, उसका नाम है दोस्तों भूमध्य रेखा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर का अर्थ है कि किसी भी चीज को इक्वेट करने वाली। यह पृथ्वी को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, और ये पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है और इमेजिनरी लाइन है 0 डिग्री लैटिट्यूड पे जाती है दोस्तों। ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड पे जाती है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान से प्राप्त किया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द बेस्ट ग्रेड मार्बल इन इंडिया ऑब्टेन्ड। तो दोस्तों इसका आंसर है, जो संगमरमर होता है जिससे भवन निर्माण या फिर नक्काशी का कार्य किया जाता है, राजस्थान के किशनगढ़ से 60 किलोमीटर दूर है मकराना। मकराना में बेस्ट संगमरमर प्राप्त किया जाता है, और जो मकराना का संगमरमर है दोस्तों, इसी से ताजमहल का भी निर्माण किया गया था। ठीक है, इतने साल पुराना ताजमहल है, अभी भी उसको कुछ नहीं हुआ है। तो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट श्रेणी का जो संगमरमर है वो राजस्थान के किशनगढ़ से 60 किलोमीटर दूर मकराना में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? तो रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम में कि हल्दिया बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो ये वेस्ट बंगाल में स्थित है दोस्तों, और इसको जो अंडरटेकिंग करता है वो है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा इसकी देखरेख की जाती है। और विच आइटम इज इम्पोर्टेड फ्रॉम हल्दिया पोर्ट? तो बताएंगे, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम आइटम्स। जो भी हमारे पेट्रोलियम और ऑयल के प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको हल्दिया पोर्ट से आयात किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, द प्लेट्यू रिच इन मिनरल्स इन इंडिया। तो भारत में जो मिनरल्स होते हैं, हमारे खनिज होते हैं, उनसे समृद्ध पठार कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा प्लेट्यू जो है मिनरल रिच है इंडिया में? तो इसका आंसर आएगा छोटा नागपुर प्लेट्यू या फिर छोटा नागपुर पठार। यहाँ पर माइका, बॉक्साइट, कॉपर, लाइमस्टोन और आयरन ओर जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मिनरल्स के लिए कौन सा प्लेट्यू सबसे बेस्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड, जिसको हम FRI कहते हैं। ठीक है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है दोस्तों, और उत्तराखंड की अभी ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई है गैरसैंण। रिसेंटली 2021 मार्च में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनका नाम है तीरथ सिंह रावत। तीरथ सिंह रावत, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? त्रिवेंद्र सिंह रावत को। यहाँ की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए देहरादून इसका राइट आंसर है। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी, भारतीय सैन्य जो एकेडमी है, वह भी देहरादून में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, When did reign of Delhi सल्तनत came to an end?
तो दिल्ली सल्तनत के बारे में आपने जरूर सुना होगा दोस्तों। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? मैं यहाँ से कुछ आपको एडिशनल चीजें बताऊंगा, उनको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बताइए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल 1526 ईस्वी में समाप्त हो गया था, जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को, जो कि अंतिम शासक था दिल्ली सल्तनत का, उसको पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया? दिल्ली सल्तनत पर कितनी डायनेस्टी ने शासन किया? तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मुमलुक वंश या स्लेव डायनेस्टी हम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, इनको हम मुमलुक वंश, दास वंश या फिर गुलाम वंश भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा था खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश। एंड थर्ड वन इज तुगलक वंश, तुगलक। एंड फोर्थ वन इज सैयद। ठीक है। और पांचवा लोदी। तो कितनों ने किया? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, इन 5 वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको एग्जाम में पूछी जाती है। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन हु रूल्ड नॉर्दर्न इंडिया। तो उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी राजिया सुल्तान। ठीक है। जिसने कि दिल्ली सल्तनत पर 1236 से 1240 तक राज किया, और दास वंश की थी, यानी कि मुमलुक या फिर स्लेव डायनेस्टी हम बोल सकते हैं, और इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। ऑप्शन नंबर 1 राजिया सुल्तान इसका राइट आंसर है। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर्वत किन 2 देशों की सीमा बनाता है? माउंट एवरेस्ट माउंटेन फ्रॉम्स द बॉर्डर ऑफ विच ऑफ 2 कंट्रीज? तो इसका आंसर दोस्तों आप ढूंढ के सर्च करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है। और आप जितने ज़्यादा लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मुझे भी उतना अच्छा मोटिवेशन आता है, मैं सेट 2 में और बढ़िया कंटेंट आपको देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करके जाइएगा और शेयर जरूर कीजिए अपने ग्रुप्स में, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिले। ठीक है ना। अगर आप ही देखेंगे तो सिर्फ आपको फ़ायदा होगा, लेकिन अगर आप अपने ग्रुप्स में शेयर करेंगे तो आपके फ्रेंड्स को भी इन चीज़ों से फ़ायदा होगा। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के पेपर से लिए गए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में रिपीट भी हो सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।